हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है अगेन विजन आईएएस पीटी 365 का इकोनॉमी का पार्ट 5 लेकर आए हैं हम। बेसिकली जो पार्ट 5 है एग्रीकल्चर ओरिएंटेड है और एग्रीकल्चर का एक सेक्शन आपको पता है उससे क्वेश्चन जरूर आते हैं और इस समय पर एग्रीकल्चर पर थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड रहता है। तो थोड़ा सा इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जितना भी था इसमें मैंने यहाँ पर एक वीडियो में ही सारा कवर कर लिया है, तो इसको आप ध्यान से और बार बार रिवाइज करिएगा। अगेन अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें एक बार जाकर देख लीजिए। हमने कल्चर का भी वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, हमने इन्वायरमेंट भी कंप्लीट करा है और अलग से एक ज्योग्राफी का सेक्शन भी मैंने लिया हुआ है, तो आप उसको भी जाकर एक बार देख लीजिएगा। आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में उससे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर के बारे में हम जो पढ़ने वाले हैं वो फर्टिलाइजर सेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब फर्टिलाइजर सेक्टर किस चीज से रिलेट करता है, तो आपको ध्यान रखना है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो रहता है वो यहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स के लिए यूनिक पैकेजेस यहाँ पर प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पर एक इनोवेटिव स्कीम के तहत फार्मर्स को टोटल आउटले ऑफ रुपीज 3.70 लाख करोड़ यहाँ पर एक यूनिक पैकेज यहाँ पर अप्रूव किया गया है। अब इस अप्रूव्ड स्कीम में बेसिकली होगा क्या, तो इट इज अ प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट एंड अमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। पीएम प्रणाम, याद रखना है आपको, प्रणाम, ठीक है ना। किससे क्या रिलेट करता है इसको ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट एंड अमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका अनाउंसमेंट बजट 23-24 में किया गया है। ये क्या प्रोवाइड करेगा, इंसेंटिवाइज करेगा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को टू प्रमोट ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स एंड बैलेंस द यूज ऑफ अ केमिकल फर्टिलाइजर। तो ये बोल रहे हैं कि नेचुरल फर्टिलाइजर्स पर हमको ज्यादा फोकस करना है और फर्टिलाइजर्स का एक ऑल्टरनेटिव हमको यहाँ पर ढूंढ के लाना है ताकि केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हम यूज करते हैं उसका एक बैलेंस मेंटेन होकर चल सके, ताकि बेसिकली जो सॉइल इरोजन वगैरह की समस्या आती है या लोगों के स्वास्थ्य को जो दिक्कतें आ रही, तो वो सारी चीजें यहाँ पर टैकल हो सके, ठीक है। तो मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस फॉर प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर फ्रॉम गोवर्धन। ये गोवर्धन भी एक प्लांट लगाया गया था, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन प्लांट्स ये लगाए गए हैं बहुत सारे। तो गोवर्धन करके अलग अलग प्लांट्स लगाए गए हैं जो कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को प्रमोट करते हैं। ये लॉन्च कब किया गया था, 2018 में लॉन्च किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बेसिकली जो कैटल से जो भी वेस्ट जनरेट होता है या ऑर्गेनिक वेस्ट जो भी जनरेट होता है उससे वेल्थ क्रिएशन कैसे होगी और एनर्जी क्रिएशन कैसे होगी उसके बारे में बात करी गई है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए सल्फर कोटेड यूरिया के बारे में, जिसको हम गोल्ड यूरिया कहते हैं, उसका इंट्रोडक्शन भी पहली बार यहाँ पर किया गया था, क्योंकि सल्फर की डेफिशिएंसी देखने के लिए मिलती है सॉइल में, उसको हमको फुलफिल करना पड़ता है। तो उसके लिए यूरिया गोल्ड जो है यहाँ पर यूज करने की बात करी गई थी। और उसके बाद आपने नीम कोटेड यूरिया के बारे में भी सुना होगा जो करेंटली अभी चल रहा है। अब यूरिया अगर कोई बनाता तो उसमें सब्सिडी स्कीम भी जनरेट कर दी है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है कि इसको भी 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है और 2025 तक इसको मैक्सिमम कर दिया गया। 2025 तक आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति है जो कि यूरिया बनाने का काम करता है तो उसको यहाँ पर सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेक्टर पे अपना योगदान दे सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉस्फोरस सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। अब जैसे कि बहुत सारी स्टडीज, रिसर्च और सर्वेज यहाँ पर कंडक्ट किए गए हैं, पता चला है कि डेफिशिएंसी ऑफ फॉस्फोरस भी देखने के लिए। देखिए अब मिनरल्स हम जितने ज्यादा यूज कर लेंगे तो उनकी डेफिशिएंसी तो होगी, तो उनको फुलफिल करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए जैसे कि वहाँ पे सल्फर की डेफिशिएंसी हो रही है, यहाँ पर हमको फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी हो रही है। तो इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर बन गया है फॉस्फोरस का, मोस्ट ऑफ इट फ्रॉम द कैडमियम लैदन डिपॉजिट्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका। तो हम कहाँ से ले रहे हैं, वेस्ट अफ्रीका से ले रहे हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। फॉस्फेट रॉक्स मेजरली प्रोड्यूस होती हैं ओनली फ्रॉम द 2 स्टेट्स इन इंडिया, कहाँ कहाँ, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। तो वहां पे भी अब भंडार जाहिर सी बातें खत्म होने लगे हैं। कुछ डिपॉजिट्स अलग अलग सेंट्रल पार्ट में भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे ललितपुर उत्तर प्रदेश में, मसूरी के सिंकलाइन में और कुदप्पा बेसिन आंध्र प्रदेश में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अलग अलग जगह पे थोड़े थोड़े आपको डिपॉजिट देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर बन गया है फॉस्फोरस का, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जैसे कि कैडमियम हैवी मेटल हुज रिमूवल इज
एक्सपेंसिव होता है, तो यहाँ पर आपको फॉस्फोरस देखने के लिए चांसेस इसके थोड़े ज़्यादा रहते हैं। बेसिकली अब मैं बात करूँ कौन सी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉस्फोरस रिजर्व देखने के लिए मिलेंगे, तो मोरक्को में दिखेगा, वेस्टर्न सहारा, चाइना, अल्जीरिया, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा वर्ल्ड के बहुत सारे रिजर्व फॉस्फोरस के, ये आपको पता होना चाहिए। अब हार्मफुल इफेक्ट फॉस्फोरस का क्या हो सकता है? मच ऑफ द फॉस्फोरस इज लॉस्ट डायरेक्टली टू वाटर बॉडीज एज एग्रीकल्चर रन ऑफ एंड थ्रू सीवेज विच लीड टू द ग्रोथ ऑफ टॉक्सिक एल्गल ब्लूम। तो इसके कारण एल्गल ब्लूम की समस्या सामने आती है। तो बहुत ज्यादा फॉस्फोरस भी नहीं होना चाहिए, और अगर है तो ऐसा नहीं है कि वो वाटर बॉडी में जाकर मिल जाए, क्योंकि अगर वो वाटर बॉडी में जाकर मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं हार्मफुल इफेक्ट जनरेट करेगा। नेक्स्ट वी हैव माइनर इरिगेशन। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने रिसेंटली इसकी 6th सेंसस रिपोर्ट माइनर इरिगेशन स्कीम की लॉन्च कर दी है। फर्स्ट सेंसस जो है कब कंडक्ट किया गया था? 1986-87 के रेफरेंस ईयर में किया गया था, और 1993 में इसको लॉन्च किया गया था। माइनर इरिगेशन बेसिकली होता क्या है? यहाँ पर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं इंडिया में, उनको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, मेजर, मीडियम और माइनर। अगर मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होंगे तो कल्टीवेबल कमांड एरिया ऑफ मोर देन 10,000 हेक्टेयर्स के जो रहेंगे वो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट रहेंगे। इसमें विच कैन बी फिजिकली इरिगेटेड फ्रॉम द स्कीम एंड फिट फॉर द कल्टीवेशन। फिर मीडियम वाले में जो रेंज होगी वो क्या होगी? लेस देन 10,000 हेक्टेयर्स होगी बट मोर देन 2,000 हेक्टेयर, ये याद रखना। और माइनर वाले में क्या होगा? दैट इज 2,000 हेक्टेयर्स और लेस। तो ये तीनों याद रखना है कौन कौन से होते हैं। देन उसके बाद माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनमें सरफेस और ग्राउंड वाटर एज अ रिसोर्स यहाँ पे यूज किया जाता है, जिसकी बहुत ज्यादा कहना चाहिए वाटर रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन होता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है आपको। और माइनर इरिगेशन सेक्टर होल इज इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्टेट हैव अ स्पेसिफिक स्कीम्स। तो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो होता है उसमें सेंट्रल का योगदान नहीं रहता, वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, ये ध्यान रखेंगे। और उसके अलावा जो हमारे मेजर और मीडियम होते हैं, चूंकि यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज या सरफेस वाटर का एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा होता है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तैनाती में सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर इसका सेंसस 6th वाला लॉन्च कर दिया गया, ये पता होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट वी हैव भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, BBSSN। रिसेंटली इस समिति ने ये स्टैब्लिश हुए 2023 में टू प्रोवाइड सर्टिफाइड एंड साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड सीड्स टू एवरी फार्मर इन द कंट्री। यहाँ पर फार्मर को अच्छी किस्म के बीज प्रोवाइड करने के काम करेगा ये। बेसिकली ये क्या है, किसके अंतर्गत स्टैब्लिश किया गया? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत बनाया गया है 2002 में। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक एग्जांपल ये भी याद रखेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हुए चलें, ठीक है। बेसिकली ये ट्रेडिशनल सीड कंजर्वेशन, प्रमोशन और रिसर्च के लिए फोकस ज्यादा करता है। इसमें ट्रेडिशनल सीड्स को कंजर्व करके रखना, फिर उसको कमिंग जनरेशन में उससे हमको प्रोडक्शन बहुत अच्छा मिले, हेल्दी ग्रेन्स मिले, फ्रूट्स वेजिटेबल्स कंटिन्यूअसली मिलते रहे, तो उसके लिए उसमें हम कुछ इस तरह से व्यवस्था करते हैं ताकि अच्छे से उनका कंजर्वेशन हो सके और फिर हम हर एक फार्मर तक उसको पहुंचा सकें, ठीक है। अब इसको ज्वाइंटली प्रमोट कौन करता है? तो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इफको। देन उसके बाद किसान भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन and BBSSL and other cooperative societies are playing key role ensuring the welfare of farmers। तो ये फार्मर्स के लिए एक स्कीम है, ठीक है। स्कीम नहीं, मैं बोलूंगी एक संस्था है जो कि उनको बीज प्रोवाइड करने का काम करती है। नेक्स्ट वी हैव सीड सर्टिफिकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने साथ ही स्कीम लॉन्च करी है। अब ये देखिए अलग अलग बहुत सारी स्कीम्स देखने के लिए मिलेंगी। दैट इज सीड ट्रेसिबिलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री पोर्टल। अब यहाँ पे पोर्टल से आप सीड्स परचेज कर सकते हैं ना। तो सेंट्रल का ऑनलाइन सिस्टम है डिजाइन टू डील विद द चैलेंजेस ऑफ सीड प्रोडक्शन, क्वालिटी सीड आइडेंटिफिकेशन एंड सीड सर्टिफिकेशन। सीड्स के साथ आजकल सर्टिफिकेशन आता है कि ये सीड इतने तक आपको पैदावार दे देंगे, सारी कुछ उसमें रहता है, डिटेल रहती है। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं, उसका प्रोडक्शन सीड का कहाँ हो रहा है, कहाँ से परचेज करें, तो वही सब चीजें इसमें हो जाएंगी, ठीक है। ऑथेंटिकेशन इसका ये है कि QR कोड आप स्कैन करके सारी चीजें इसका पता कर सकते हैं। और ये डेवलप किसने किया? नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने इसको डेवलप किया विथ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ऑन द थीम ऑफ उत्तम बीज समृद्ध किसान। थीम ध्यान रखेंगे, कौन सी थीम है? उत्तम बीज समृद्ध किसान, ये थीम याद रखेंगे। और इनके साथ एक वैलिड सर्टिफिकेशन होगा जो बताएगा कि एक लाइसेंस डीलर से आप यहाँ पर फार्मर्स जो है वो चीजें परचेज कर रहे हैं।
नेक्स्ट, फूड स्टोरेज इन इंडिया, जिसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इंडिया में, तो उसके लिए यहाँ पर बात करी गई है कि कैबिनेट ने अप्रूव किया है द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द एम्पावरमेंट ऑफ इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी ऑन द फैसिलिटेशन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। तो कोऑपरेटिव सेक्टर के तहत यहाँ पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान बनाने की बात करी गई है। अब देखिए किस हद तक कारगर साबित हो पाता है। बेसिकली फूड सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना, वेस्टेज को रिड्यूस करना, फार्मर्स को एम्पावर करने के लिए यहाँ पर गोडाउन्स और एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाएंगे एट द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज लेवल पर। ठीक है, अब ये क्या होंगे, किस तरह के लेवल्स होते हैं, विलेज लेवल पर पहले इसको हम बनाएंगे, देन उसके बाद धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाएगा और 3 टियर कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर की तरह काम करेगा, विच इज हेडेड बाय स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स इसको हेड करेंगे। ये बेसिक चीज है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी तो 10 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट की गई है, वहां पर इसका काम पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा। तो इस स्कीम के तहत देख लीजिए कन्वर्जेंस के लिए और कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च की जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया है, एक एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। ये जो भी स्कीम्स लिखी है इसको एक बार पढ़ लेंगे आप लोग, ठीक है ना। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के लिए आया है, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनिज्म। देन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री ने एक PMFME निकाला है और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना निकाली है। तो ये थोड़ा सा पढ़ते हुए चलें। नेक्स्ट वी हैव मैनेजिंग फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया। अब फूड में भी इन्फ्लेशन आ जाता है तो उसको कैसे मैनेज करना है उसके बारे में बताया है। तो इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन ने एस्टिमेट लगाया है कि मेजर ऑफ कर्ब इन्फ्लेशन इंक्लूडिंग बैनिंग सीरियल्स एक्सपोर्ट्स हैज कॉस्ट द फार्मर एट लीस्ट ₹45,000 करोड़ इन 2023। तो हम सीरियल्स का एक्सपोर्ट को क्या करना है, बैन लगा दिया गया है, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर टू कर्ब द फूड इन्फ्लेशन गवर्नमेंट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रेड ऑफ फूड कमोडिटीज। अब फूड में भी इन्फ्लेशन आ गया है ना, तो गवर्नमेंट उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा के उसको कवर करती है फूड कमोडिटीज पर और उनके एक्सपोर्ट को इम्पोज कर देती है कि अब इस चीज का एक्सपोर्ट आप नहीं कर सकते हैं। उसके कारण किसानों को थोड़ी सी इनिशियल स्टेज पर समस्या होती है, लेकिन बाय द टाइम फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर फिर गवर्नमेंट अलग अलग चीज करती है, उनको सब्सिडी प्रोवाइड करने का काम करेगी, तभी तो किसान अट्रैक्ट होंगे और ये सब काम करने के लिए रुकेंगे। ठीक है ना। तो रिटेल इन्फ्लेशन अगर हम बात करें तो 6.83% हो गया, फूड इन्फ्लेशन 9.2 हो गया है, तो उसको हमको कम करना है। ठीक, अब बेसिकली इन्फ्लेशन किसके कारण बढ़ता है, टमाटो, अनियन, सीरियल्स, व्हीट एंड राइस, हम इसका एक्सपोर्ट करते हैं इसके कारण। तो इन पर हमने क्या लगा दिया, अभी बैन लगा दिया है। अब प्राइस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल कौन करता है, तो प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन बनाया जाता है जो कि प्राइस निर्धारित करता है कि किसी भी चीज का प्राइस क्या होना चाहिए। कंज्यूमर अफेयर मॉनिटर्स के अंतर्गत ये काम करता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति आपसे किसी चीज का ज्यादा दाम लेता है तो अपन बोलते हैं कंज्यूमर फोरम में मिलो, है ना। तो वो इस तरह से याद रखना है, कंज्यूमर अफेयर मॉनिटर्स करते हैं इन सारी चीजों को। और सेंट्रल ने टारगेट रखा है यहाँ पर अराउंड 750 PMC वन इन ईच डिस्ट्रिक्ट टू मॉनिटर द प्राइस ऑफ 20 एसेंशियल फूड कमोडिटी 22। तो कितनी एसेंशियल फूड कमोडिटीज हैं ये ध्यान रखना है, आपके पास 22 एसेंशियल फूड कमोडिटीज हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट भी आया था 1955 में, उसके तहत क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, कंट्रोल करती है प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ सर्टेन कमोडिटीज। जो भी उसके दायरे में रखे जाते हैं उनके यहाँ पर सारी चीजों को, कमोडिटीज सारी चीजों को क्या करने का काम करते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल करने का काम करेगी। अब एक्वाकल्चर सेक्टर की बात कर लेते हैं। तो पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023। इसमें क्या बात करी गई है, तो कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी ने यहाँ पर कुछ सर्टेन प्रोविजंस अमेंडमेंट किए हैं और डीक्रिमिनलाइज ऑफेंसेस अंडर इट। कई लोग आपने देखा होगा कि एक्वाकल्चर कर रहे हैं, मतलब मछलियों का व्यापार वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें गलत काम भी कर लेते हैं ना, तो उसको डिस्क्रिमिनलाइज करने की बात करी गई, डीक्रिमिनलाइज करने की बात करी गई है। तो 2005 में एक्ट एस्टेब्लिश हुआ था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर इसका एम क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड फाइन ट्यूनिंग ऑफ ऑपरेशनल प्रोसीजर्स इन द कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी। वहां पर भी एक अथॉरिटी रहती, तो उसके साथ आप अच्छे से काम कर सके, फाइन ट्यून बना के, तो उसके लिए बात करी गई है। तो कोस्टल एक्वाकल्चर एज अ रियरिंग एंड कल्टिवेशन ऑफ अ लाइफ स्टेज ऑफ फिशेज इंक्लूडिंग क्रस्टेशियंस, मॉलीज, फिनफिश, सीवुड्स एंड अदर एक्वेटिक लाइफ, सारे के साथ। ठीक है, देन वी हैव इनलैंड फिशरीज होती हैं। तो इंडिया हैज रिसेंटली ओवरटेकन चाइना टू बिकम द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ इनलैंड कैप्चर वाटर फिशरीज। इनलैंड जिसकी बात करें, कोस्टल एरिया की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देयर बाय इमर्जिंग एज वन ऑफ द टॉप
3 फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री में इंडिया शामिल हो गया चाइना को बीट करके, तो इसको ध्यान रखना है। देन उसके बाद इनलैंड फिशरीज रिफर्स टू हार्वेस्टिंग, मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ द फिशेज जनरली इन द फ्रेश वाटर बॉडी सच एज रिवर्स, लेक्स, रिजर्वॉयर्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। मतलब हम सी लेवल की बात नहीं कर रहे, उसके अंदर जो हमारे पास लेक्स, रिवर्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ टू मेथड्स होती है, एक तो कैप्चर करो फिशरीज को, ऑब्टेनिंग फिश डायरेक्टली फ्रॉम द लेक्स, रिवर्स एंड पॉन्ड्स, ये करो, या फिर कल्चर फिशरीज करो, रेजिंग एंड हार्वेस्ट करो फिश को, कंट्रोल एनवायरमेंट विद द टूल ऑफ ब्रीडिंग एंड फीड मैनेजमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। अब इनलैंड फिशरीज के टाइप्स होते हैं, टैंक्स एंड पॉन्ड्स में कर सकते हैं सबसे पहले, कोल्ड वाटर फिशरीज हो सकती हैं, केज कल्चर इन रिजर्वॉयर्स, केज बना दो एक, है ना, उसके अंदर ही सारी मछलियां प्रजनन वगैरह करेंगी। फिर ब्रैकिश एंड सलाइन एक्वा कल्चर में कैसा होगा, वेटलैंड्स वगैरह में बेसिकली। ऑर्नामेंटल फिशरीज जो होती हैं, यहाँ पर ग्रेटर देन 195 वैरायटी ऑफ फिशेज इंडिया में देखने के लिए मिलती हैं। रिवराइन फिशरीज जो रिवर्स में रहती है, तो ऐसे अलग अलग सेक्टर्स यहाँ पर डिवाइड करके गए हैं। देन क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द लाइफ स्टॉक सेक्टर, लाइफ स्टॉक सेक्टर के लिए भी क्रेडिट गारंटी स्कीम होती है, जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंतर्गत पहला क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च किया गया है, इसलिए ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। DAHD स्टैब्लिश होता है, स्टैब्लिश अ क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट ऑफ ₹750 करोड़ का बनाता है, which will provide credit guarantee coverage up to 25% to the credit facilities extended to MSME, ठीक है। बहुत बेसिक चीज है, 25% बस ध्यान रखना है। एनिमल हस्बेंड्री स्टेट सब्जेक्ट होता है, यूनियन लिस्ट में नहीं आता है। अगर 20th लाइव स्टॉक सेंसस की बात करेंगे तो लाइव स्टॉक इंक्रीमेंट देखा गया 4.8% का। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी फार्मिंग में एनिमल जैसे काऊ, बफेलो, शीप, गोट्स आ जाते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग में आपको ब्रीडिंग ऑफ बर्ड्स, रियरिंग, ये सब आ जाएगा। फिश फार्मिंग, बी कीपिंग, एपीकल्चर जिसको कहते हैं, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। देन उसके बाद नेशनल टर्मरिक बोर्ड की बात कर लेते हैं। तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड कहाँ पर बनाया गया, तेलंगाना में बनाया गया, तो ये ध्यान रखेंगे। ये इंक्रीज अवेयरनेस एंड कंजम्पशन ऑफ टर्मरिक एंड डेवलप अ न्यू मार्केट इंटरनेशनली टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट, इसका एक्सपोर्ट बढ़ाना है बेसिकली, उसकी बात करी गई है। यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, आपको पता है कि टर्मरिक के फायदे वगैरह एक बार पढ़ लीजिएगा क्या होते हैं, उसके लिए यहाँ पर बोर्ड बनाया गया तेलंगाना में, ये ध्यान रखना है। अलग अलग यूज होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए जाता है, मेडिसिनल, हेल्थ, वेलनेस, सबके लिए होता है, ठीक है। देन उसके बाद नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम नाबार्ड के नाम से जानते हैं, तो नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट कब होता है, ये सारी चीजें पढ़ लीजिएगा। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड इन्होंने जारी किए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो सक्सेसफुली रेज कितना कर दिया, INR 1041 करोड़ थ्रू द 5 ईयर सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड से। अब सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड क्या होता है, एक इनोवेटिव फाइनेंशियल मैकेनिज्म होता है इन विच गवर्नमेंट एंटर इनटू द एग्रीमेंट विद सोशल सर्विस प्रोवाइडर सच एज NGO। तो गवर्नमेंट NGOs वगैरह के साथ यहाँ पर क्या करती है, एक कह लीजिए एक एग्रीमेंट साइन करती है और इन्वेस्टर्स पे करता है डिलीवरी ऑफ अ प्री डिफाइंड सोशल आउटकम के लिए। देन वी हैव इंडियन काउंसिल ऑन एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR के बारे में आपने सुना होगा, तो इसको ध्यान रख लीजिएंगे। एक इसके साथ एक कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म होस्टेड इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन फ्रॉम रिसर्च टू इम्पैक्ट टूवर्ड जस्ट एंड रिजिलियंट एग्री फूड सिस्टम। तो इसके लिए कॉन्फ्रेंस हुई है एग्री फूड सिस्टम के लिए, ये पता होना चाहिए। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, और ये बेसिकली इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना जाता था। 1929 में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है, ये ध्यान रखना है। एक अपेक्स बॉडी है जो कोऑर्डिनेट, गाइड और मैनेज करती है रिसर्च एंड एजुकेशन इन एग्रीकल्चर, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एग्रीकल्चर का सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है। एग्रीकल्चर का जितना भी करंट अफेयर्स हमने एक वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, जो कि विजन IAS में दिया हुआ था, ठीक है। तो और इसके अतिरिक्त आपको किसी भी चीज के लिए डाउट रहता है तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और पहले की वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज उन्हें एक बार जाकर देख लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।